आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इकाई 7 अपठित बोध कक्षा 12वीं की हिंदी क्वेश्चन बैंक। अपठित बोध जो है वो 3 अंक के क्वेश्चन में आते हैं। अपठित का एक हमें गद्यांश दिया हुआ रहता है और उससे क्वेश्चन बने हुए रहते हैं जिनके आंसर हमें उसी पैराग्राफ में मिल जाते हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 10 दिए हुए हैं और इन्हीं में से पेपर में भी आएंगे। तो पहला वाला हम स्टार्ट करते हैं। देवी अथवा प्रातः स्मरणीय जैसे अलंकार अहिल्याबाई को छोड़कर इतिहास के अन्य शासक के नाम के साथ नहीं लगाए गए। मालवा की होलकर रियासत में मालवाधिपति देवी श्री अहिल्याबाई होलकर जैसी एकमात्र सामंत हुई जो सामान्य परिवार में हुई, मगर देश की महत्वपूर्ण रियासत की स्वाभिमानी बनने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। बावजूद इसके वे आखिर एक सामान्य ही बनी रही। होलकर राजवंश के आरंभिक वर्षों में होलकर की गद्दी पर बैठकर होलकर राज्य के शासन सूत्र को अत्यंत कुशलता, क्षमता, निष्प्रयता और हर्ष भाव से चलाने वाली देवी अहिल्याबाई होलकर का स्थान भारत के शासकों में अद्वितीय रहा है। उन्होंने जिस उदार भूमिका से शासन सूत्र संभाला और धीरता, वीरता, साहस और पटुता के साथ उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और युद्ध क्षेत्रों पर अद्वितीय तरीके से शासन किया, वह भारत के इतिहास में पवित्र धरोहर के रूप में स्थापित है। आज भी पुण्य श्लोका लोक माता देवी श्री अहिल्याबाई होलकर के धर्ममय और लोक सेवा परायण जीवन तथा कार्यों की पुण्य स्मृति हमें अभिभूत और प्रेरित करती रहती है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसमें देवी अहिल्याबाई या फिर अलंकार अहिल्याबाई इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। श्री अहिल्याबाई होलकर भी इसका हो सकता है। 3-4 प्रकार से इसके शीर्षक हो सकते हैं। अगला दिया हुआ है कि देवी अहिल्याबाई का शासन इतिहास की धरोहर क्यों कहा गया है। उन्होंने जिस उदार भूमिका से शासन सूत्र संभाला और धीरता, वीरता, साहस और पटुता के साथ उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और युद्ध क्षेत्रों पर अद्वितीय तरीके से शासन किया, वे भारत के इतिहास में पवित्र धरोहर के रूप में स्थापित है। अगला है निष्प्रयता का समानार्थी। तो निष्प्रयता का समानार्थी हम लिख सकते हैं लालची ना होना। अगला है या फिर निस्वार्थ भाव से भी निस्वार्थ भाव इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसके 2 पर्यायवाची। अगला है धैर्य का विशेषण रूप लिखिए। तो इसका हो जाएगा धैर्यवान। अगला क्वेश्चन है कि समय का पर्याय काल 3 भागों में बांटा गया है, भूत, वर्तमान एवं भविष्यकाल। आज अर्थात वर्तमान जो है वह आने वाले समय के लिए भूत की संज्ञा प्राप्त करता है और जो भविष्य के नाम से जाना जा रहा है और वह अपने आने वाले कल के लिए वर्तमान का रूप ले लेगा। समय या वक्त को पकड़ा या रोका नहीं जा सकता है। मानव को निर्धारित समय पर अपना काम कर लेना चाहिए, वरना वक्त बीत जाने के बाद सिर्फ पछतावा करने के अलावा हाथ में कुछ नहीं रहता। यह विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक सत्र में एक निश्चित कक्षा की परीक्षा निर्धारित होती है। उस परीक्षा में प्रवेश करने की तैयारी पहले से आरंभ कर लेनी चाहिए और उस परीक्षा को निर्धारित समय पर देना चाहिए। यदि विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित हो जाए तो वह अगली कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाएगा और अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत की कहावत चरितार्थ हो जाएगी। जीवन में अच्छे अवसर बार बार नहीं आते हैं। अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, यही बुद्धिमानी है और यह समय की पाबंदी से ही संभव है। मानव मात्र को वक्त से पहले ही अपने लक्ष्य या कर्म को योजना बनाकर संपन्न कर लेना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक समय का सदुपयोग। गद्यांश में प्रयुक्त कहावत जीवन में अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। गद्यांश के अनुसार बुद्धिमानी क्या है। बुद्धिमानी कि जीवन में अच्छे अवसर बार बार नहीं आते और अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, देना ही बुद्धिमानी है। हाथ से जाने नहीं देना ही बुद्धिमानी है।
और जो कि समय की पाबंदी से संभव है। गद्यांश में प्रयुक्त एक शब्द युग्म लिखिए। तो यहाँ पर बार बार एक शब्द युग्म है। अगला दिया हुआ है हमें, वर्तमान दौर में किसी भी आयु वर्ग को असफलता सहज स्वीकार्य नहीं होती, किंतु यह स्थिति किशोरावस्था और युवावस्था में बेहद संवेदनशील होती है। जब किसी युवा को लगता है कि वह अपने अभिभावकों के स्वप्न को साकार नहीं कर पाएगा तो वह नकारात्मक सोच में डूब जाता है। इस तरह की परिस्थिति उसे कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक कदम उठाने के लिए विवश करती है। ये सच है कि युवा अवस्था उम्र का संक्रमण काल है। इस समय उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खास तौर से करियर, जॉब, रिश्ते, व्यक्तिगत समस्याएं आदि। हर युवा को चाहिए कि यदि उसकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की परेशानी है जो बेचैन करती है तो उसे अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ शेयर करे। यदि समस्या है तो समाधान भी है। कभी कोई घातक कदम उठाने की कोशिश ना करें। याद रखिए कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी नहीं है, उसके साथ कई लोगों की उम्मीदें और भावनाएं जुड़ी हुई है। कठिनाई का सामना करके उसे हल किया जाता है। पलायन किसी समस्या का समाधान नहीं है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है कि हम कभी भी गलत कार्य ना करें तो सदैव उचित निर्णय लें, यही इसका शीर्षक है। युवाओं पर सामान्य तौर से क्या दबाव होता है? युवाओं पर सामान्य तौर पर करियर, जॉब, रिश्ते, व्यक्तिगत आदि समस्याओं के दबाव होते हैं। इसके बाद है कि रक्षक शब्द का विलोम गद्यांश से लिखिए। तो रक्षक का भक्षक होता है। आप गद्यांश में देख लें यदि कोई आपको मिल जाए तो, लेकिन इसका नॉर्मली में तो भक्षक ही होता है। अगला है पलायन का समानार्थी क्या है? तो पलायन का अर्थ होता है भाग जाना। तो हम इसका 9-2-11 होना समानार्थी लिख सकते हैं। अगला है भारत की भौगोलिक संरचना के कारण यहाँ की जलवायु में विविधता देखने को मिलती है। भारत जो 3 ओर से पूर्व, पश्चिम व दक्षिण में क्रमशः बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से घिरा है, वहीं उत्तर में हिमालय की बर्फीली पर्वत चोटियों मस्तक उठाए हैं। फलस्वरूप कहीं अधिक ग्रीष्म तो कहीं अधिक शीत तो कहीं अधिक वर्षा ऋतु होती है। जलवायु की विविधता के कारण यहाँ के लोगों की जीवन शैली, भाषा भी प्रभावित होती है। प्रत्येक राज्य की अपनी अलग भाषा, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ आदि है। उनकी संस्कृति भिन्न है। प्रारंभ में विदेशी आक्रमणों के कारण यहाँ अनेक धर्म, सनातन धर्म के अतिरिक्त इस्लाम, यहूदी, जैन, पारसी, बौद्ध आदि हैं। इन विविधताओं के बावजूद भारत में राष्ट्रीय एकता प्रत्येक राज्य में दृष्टिगोचर होती है। भारत भूमि को माता की संज्ञा दी गई है। कहा भी गया है कि जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। भारत के प्रत्येक राज्य विभिन्न विविधताओं के कारण उत्पन्न समस्याओं में मदद के लिए परस्पर तैयार रहते हैं। सभी धर्म, भाषा व जाति के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और राष्ट्र की रक्षा, सुरक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? यहाँ पर भारत के राज्यों की विशेषता बताई गई है। तो भारतीय राज्य विशेषता। उपयुक्त गद्यांश का प्रयुक्त शीर्षक जलवायु विविधता का क्या परिणाम होता है? जलवायु की विविधता के कारण यहाँ के लोग की जीवन शैली और भाषा भी प्रभावित होती है। सनातन का समानार्थी लिखिए। सनातन का अर्थ होता है कि जो सदैव चलता रहता है। तो इसके पर्यायवाची जीवंत और रूढ़ 2 हो जाएंगे। अगला दिया हुआ है कि भारतीय संस्कृति में पर्व का अत्यधिक महत्व है। पर्व किसी संस्कृति के वह अंग है जिनके बिना वह संस्कृति अधूरी रह जाती है। पर्व हमें ऐसा अवकाश प्रदान करते हैं कि हम अपने जीवन के विषय में अच्छा सोच सकते हैं। जिंदगी की भागदौड़ के बीच ये हमें ऐसे पल प्रदान करते हैं जब हम अपने विषय में कुछ अच्छा सोच सकते हैं। जीवन प्रवाह को सही दिशा देने वाले पर्व ही होते हैं। जीवन व्यवहार की समस्त कटुताएं भी पर्व के द्वारा ही समाप्त हो जाती हैं। ये जीवन में ऊर्जा प्रदीप्त करते हैं, रिश्तों में मधुर रस घोलते हैं, प्रेम सद्भावना जीवन में नियोजित करते हैं तथा ज्ञान, आचरण, विश्वास को परमार्जित करने का प्रयास करते हैं। अतः सभी धार्मिक राष्ट्रीय पर्वों को
उल्लास के साथ मर्यादा में रहकर मनाना चाहिए। ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आनंद के कारण किसी और को किसी भी तरह की तकलीफ न पहुंचे। अपने आनंद में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना, अपने आनंद को बांटना ही किसी भी पर्व का असली उद्देश्य होना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? भारतीय संस्कृति में पर्व, या सिर्फ पर्व लिख सकते हैं। पर्व का असली उद्देश्य क्या है लिखिए। तो पर्व का असली उद्देश्य अपने आनंद में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करें और अपने आनंद को बांटना ही पर्व का असली उद्देश्य है। परिमार्जित का समानार्थी शब्द क्या है? परिमार्जित का सामान्य अर्थ होता है मंजा हुआ या साफ सुथरा, तो हम इसको परिष्कृत भी कह सकते हैं। इसका समानार्थी हो जाएगा परिष्कृत या स्वच्छ। अगला हमारा जो टॉपिक है वो स्वच्छता के ऊपर है। स्वच्छता हमारी दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग है। स्वच्छ शरीर में स्वच्छ आत्मा का निवास होता है। स्वच्छता का संबंध स्वस्थ रहने से भी है। हमारा नारा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। स्वच्छता घर की ही नहीं वरन आसपास के परिवेश की भी आवश्यक होती है। अक्सर हम अपना घर तो साफ रखते हैं पर बाहरी परिवेश को गंदगी के लिए सारा दोष सरकार पर लगाते हैं, जबकि वह गंदगी भी हमारे द्वारा ही फैलाई गई होती है। अतः स्वच्छता अभियान के जरिए साफ सुथरा माहौल बनाना ही इस अभियान का मूल मकसद है। स्वच्छता अभियान भारत सरकार द्वारा बृहद पैमाने पर चलाया जा रहा है। दूरदर्शन, आकाशवाणी के द्वारा इसका प्रचार किया जा रहा है। अभियान का क्रियान्वयन एक चुनौती है, परंतु यदि हमारा जनमानस और छात्र भी एकजुट होकर इस अभियान में जुट जाएं, तो इस अभियान को कामयाब होने में कोई नहीं रोक सकता। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो इसका स्वच्छता होगा। अगला है स्वच्छता अभियान की कामयाबी के लिए क्या आवश्यक है? तो अभियान का क्रियान्वयन एक चुनौती है, तो इसके लिए हमारा जनमानस और छात्र भी एकजुट होकर इस अभियान में जुट जाएं, तो इस अभियान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगला है लघु का विलोम गद्यांश में से लिखिए। तो लघु का विलोम होता है दीर्घ। अगला दिया हुआ है कि अभी कुछ समय पहले ही संयुक्त परिवार हमारी सांस्कृतिक की विशेषता हुआ करता था। संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि जिसमें एक ही घर में एक साथ कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं। जिस परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ निवास करते हैं, जिनकी रसोई, पूजा एवं संपत्ति सामूहिक होती है। संयुक्त परिवार को यदि आज की आवश्यकता कहा जाए तो गलत ना होगा। ऐसे परिवारों में मिलजुल कर रहने की भावना की प्रधानता होती है। इसमें सभी लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। लेकिन आधुनिक समय में ऐसे परिवार का चलन कम हो गया है, जिसमें कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। इस पूरे संदर्भ में एक बात बहुत अच्छी है कि युवा पीढ़ी का ध्यान इसके समाधान की ओर गया है। उसे लगता है कि संयुक्त परिवारों का टूटना अच्छे संस्कारों पर ग्रहण लगने के समान है। अतः इस परंपरा को पुनर्जीवित करना जरूरी है ताकि समस्याओं का समाधान हो सके, उन्हें अकेलेपन से मुक्ति मिल सके तथा बच्चों को स्वस्थ और आनंदमय वातावरण मिल सके। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका आएगा संयुक्त परिवार हमारी संस्कृति। आधुनिक युवा पीढ़ी की आप संयुक्त परिवार के बारे में क्या सोच है? युवा पीढ़ी का ध्यान इस ओर गया है कि संयुक्त परिवारों को टूटना अच्छे संस्कारों पर ग्रहण लगने के समान है। अतः इस परंपरा को पुनर्जीवित करना
समस्याओं का समाधान हो सकता है और अकेलेपन से मुक्ति दिला सकता है और बच्चों को स्वस्थ और आनंदमय वातावरण मिल सके। संयुक्त परिवार को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि जिसमें एक ही घर में एक साथ कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं। जिस परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ निवास करते हैं, जिनकी रसोई, पूजा या संपत्ति एक साथ होती है, उन्हें हम संयुक्त परिवार कहते हैं। अगला है जीवन। अगला है एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई वस्तु की खोज करता है। यहाँ पे एक संस्कृति व्यक्ति आएगा, संस्कृति व्यक्ति, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत है। वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है और उसकी संतान जिसे वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई, वह पूर्वज की भांति सब भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण लें, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है, लेकिन उसके साथ उसे और भी अधिक बातों का ज्ञान प्राप्त है, जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सब भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? संस्कृत व्यक्ति। संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया है? तो एक संस्कृत व्यक्ति किसी नए वस्तु की खोज करता है, तो संस्कृत व्यक्ति किसे कहेंगे हम? जिस व्यक्ति की, ये फर्स्ट पैरा की जो सेकंड लाइन है, जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया है, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। अगला है ज्ञान शब्द का विशेषण लिखिए। तो इसका हो जाएगा ज्ञानी। अगला दिया हुआ है पैरा, जीवन और जगत को सुखी और शांत बनाने के लिए माधुर्य से अधिक लाभदायक वस्तु और क्या हो सकती है? श्रोता और वक्ता दोनों को आनंद विभोर कर देने वाला यह मधुर भाषण समाज की पारस्परिक मान मर्यादा, प्रेम प्रतिष्ठा और श्रद्धा विश्वास का आधार स्तंभ है। इनके अभाव में समाज कलह, ईर्ष्या, द्वेष और बेमनुष्य का घर बन जाता है। मधुर बोलने वाले मनुष्य का समाज में आदर होता है। मधुर भाषी के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सुनने वाले का जी लुभाता है। ऐसा लगता है मानो उसके मुंह से आत्मा का फूल झड़ रहे हों। मीठे वचन सुनने वाले को ही आनंद नहीं आता, बल्कि वक्ता भी आत्मा का आनंद अनुभव करता है। वक्ता को एक विशेष लाभ यह है कि उसके मन की अहंकारी, दंभपूर्ण और गौरवपूर्ण भावनाएं अपने आप ही समाप्त हो जाती है। अहंकारी व्यक्ति मधुर भाषी हो सकता है। मधुर वाणी से मनुष्य में नम्रता, शिष्टता, सहृदयता आदि गुणों का उदय होता है, जिनसे जीवन प्रकाशपूर्ण और शांत बन जाता है। क्रोध उसके पास नहीं आता। मनुष्य वाणी एक अनमोल वरदान है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? मधुर वाणी। या माधुर्यता। मधुर बोलने से क्या लाभ है? मधुर बोलने से क्या होता है? व्यक्ति नम्रता, शिष्टता, सहृदयता आदि गुणों का उदय हो जाता है, जिससे उसका जीवन जो है वो प्रकाशपूर्ण और शांत बन जाता है और क्रोध इसके पास नहीं आता है।
गद्यांश में प्रयुक्त कौन सा शब्द कठोरता का विलोम है? तो मधुरता। अगला है, नहीं, नम्रता जो है वो कठोरता का विलोम है। अगला दिया हुआ है कि स्वामी विवेकानंद जी का चिंतन भारतीय जीवन तत्वों के सारभूत तत्वों को प्रस्तुत करने वाला है। उनकी प्रासंगिकता इस समय इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है कि वे हमारी आज की जिज्ञासाओं का समीचीन समाधान प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने शिकागो के सुप्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में जो व्याख्यान दिए थे वह आज हमारे लिए एक ग्रंथ का काम करता है। वे सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता और विवत्स धर्मता का विरोध करते हैं। उन्होंने एक ऐसे सुखद भविष्य के प्रति अपनी आशावादिता को प्रकट किया है जिसमें मनुष्य की पारस्परिक कटुताओं से मुक्त होकर यह संसार एक समुन्नत मानवीय चेतना से परिपूर्ण होगा। उनके विचारों की स्पष्टता और उनकी वाणी के ओज ने उन्हें संपूर्ण विश्व के युवाओं का चहेता बना दिया। हर युवा उन्हें पढ़ना, उन्हें जानना चाहता है। उनका मानना था कि आलस्य ही हमारे जीवन में कोई जगह नहीं ही होनी चाहिए। अहंकार और ईर्ष्या को सदा के लिए नष्ट कर दो। काम काम और सिर्फ काम ही एकमात्र मूल मंत्र होना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसका हो जाएगा कर्मठता। विवेकानंद जी का विरोध किसके प्रति था? तो वे सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता और विवत्स धर्मिता का विरोध करते थे। अगला है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द समीचीन का समानार्थी लिखिए। तो समीचीन का समानार्थी है न्यायपूर्ण, तर्कपूर्ण, यथार्थ। इसके बाद में हमारा जो एक्सट्रैक्ट वाला था वो पूरा इस वीडियो में कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।